अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now we are starting chapter number 6 of physics. The name of the chapter is equilibrium. These are the objectives of this chapter, and the main objectives are torque or movement of a force, center of gravity, conditions of equilibrium, states of equilibrium. Now we are starting the question answers. Question number 1 is define the following. और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर, और जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1 इज इक्विलिब्रियम। A body at rest or moving with uniform velocity is in a state of equilibrium. The net force on such a body is zero and its acceleration is also zero. तो ये डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर दो बातें जो हैं वो हो रही हैं। एक, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। और इन दोनों की डेफिनेशंस आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि रेस्ट क्या है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम देन वी सेड दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसके बाद लाज़मी बात है जब ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी तो या तो फोर्स जो होगी वो उस बॉडी की इक्वल टू ज़ीरो होगी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो ज़ीरो। और उसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। और इक्विलिब्रियम दो वर्ड से मिलके बना है, इक्वी और लिब्रा। लिब्रा मीन्स बैलेंस or weight. Second definition is like parallel forces. Parallel forces which acts in the same direction are called like parallel forces. ये आपके सामने जो डायग्राम है इसमें दो फोर्सेस हैं। एक है F1 जो पॉइंट A के ऊपर अप्लाई हो रही है और एक है F2 जो पॉइंट B के ऊपर अप्लाई हो रही है। जब आप इन दोनों को देखें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है और दोनों जो हैं वो पैरेलल है। तो इस किस्म की जो फोर्सेस होती हैं, डायरेक्शन और सेम हो और दोनों पैरेलल हो, ये दो तो उनको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बिल्कुल इसी तरह फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको डिटेल जो है वो बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको करेंगे अगले क्वेश्चन में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ अ पॉइंट इनसाइड or outside the body at which the whole weight of the body is acting। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पर उसका वेट जो है पूरा वेट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। यानी कि अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो हम उस पॉइंट के थ्रू उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो वो जो पॉइंट होगा सेंट्रल पॉइंट वो उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है और उस बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा वेट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज
axis of rotation. Some bodies cannot move from place to place, but they can rotate about a fixed line or axis called its axis of rotation. अब यहाँ पर अगर कोई बॉडीज फिक्स हैं तो वो मूव तो नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि एक पॉइंट के ऊपर रोटेट करती हैं. इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल्स हम डोर की दे सकते हैं. जो दरवाज़ा है वो एक पॉइंट के ऊपर, एक लाइन के ऊपर फिक्स होता है और वो रोटेट कर रहा होता है. यानी कि जब हम उसको दरवाज़ा ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं तो वो उस एक्सिस के ऊपर जहाँ पे वो जॉइन होता है वहाँ पर वो रोटेट कर रहा होता है. ठीक है, तो वो जो पॉइंट जहाँ पर ये दरवाज़ा यानी कि वो जो लाइन जहाँ पर ये फिक्स होता है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, या उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर वो बॉडी रोटेट करती है तो हम उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अभी इंट्रोडक्शन है, टॉपिक चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं. व्हाट इज कपल? कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ अ कपल. अ पेयर ऑफ इक्वल, पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ कपल. अब यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर जो दो फोर्सेस दी गई हैं ये पैरेलल हैं और अनलाइक है क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, और इनकी लाइंस ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है. वो जो है वो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर ये बॉडी जो है वो रोटेट करेगी, यानी कि एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. और यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि यहाँ से सेंटर से ये जो फोर्स एफ दी हुई वाली, इसका जो मूवमेंट आर्म है वो ओ ए है. इसी तरह ये जो बॉडी बी के ऊपर है फोर्स है, इसका जो मूवमेंट आर्म है यानी कि जो एक्सिस है इसका डिस्टेंस है वो है ओ बी. उसके बाद मूवमेंट ऑफ अ कपल. अब यहाँ पर उसी को आगे डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि एक्सप्लेन किया जा रहा है. कंसीडर टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड है एक्टिंग ऑन एट ए एंड बी. तो एक जो है वो फोर्स ए के ऊपर अप्लाई हो रही है और दूसरी जो है वो बी के ऊपर अप्लाई हो रही है. द टॉक ऑफ मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेज आर गिवन बाय. तो द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स यानी कि टॉक, जो अगर बॉडी ए की हम बात करते हैं तो बॉडी ए के ऊपर जो, अब देखें यहाँ पर फोर्स जो है वो एफ है और इसका जो आर्म है ये वाला वो है ओ ए, तो हम इसको कहेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए. द मूवमेंट ऑफ द फोर्स बी, अब बी के ऊपर जो होगा इसका जो आर्म है सेंट्रल डिस्टेंस है वो है ओ बी, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ द फोर्स होगा वो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी. बोथ दीज मूवमेंट्स हैव द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज. Now next, the total movement of two forces is equal to the sum of two elements. अब इन दोनों का जो टोटल मूवमेंट ऑफ द कपल होगा वो दोनों के मूवमेंट ऑफ द फोर्स को ऐड करेंगे. तो पहला जो फोर्स थी उसका एफ मल्टीप्लाई वो ही था, दूसरी ये. उसके बाद इन दोनों में एफ कॉमन है तो एफ को अलग कर लिया, तो मूवमेंट ऑफ द कपल जो होगा वो उसका जो फॉर्मूला बनेगा यानी कि जो होगा वो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस ओ बी. यानी कि दोनों मूवमेंट आर्म्स को प्लस किया और उसको फिर फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ऑफ द कपल आएगा. मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस. दिस परपेंडिकुलर कैन बी बैलेंस बाय एन इक्वल एंड अपोजिट कपल. उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो टॉर्क है. राइट डाउन इट्स फॉर्मूला यूनिट. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन टॉर्क की. द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड इट्स मूवमेंट आर्म. अब यहाँ पर टॉर्क जो है उसको हम मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी कहते हैं. उसके बाद इसकी डेफिनेशन है ये. उसके बाद फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, और टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क or movement of a force. Tau is equal to F mean force and D means movement arm. तो F multiply by D. Nature, it mean it's a vector quantity. डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है तो इसलिए ये जो टॉर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी है. द यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर
इसका जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स जो है इसका SI यूनिट न्यूटन होता है और जो डिस्टेंस होता है इसका SI यूनिट मीटर होता है। तो टॉर्क का जो SI यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर हो गया। अब यहाँ पर एक बात पॉइंट है जो नोट करने वाला है। अ टॉर्क विच प्रोड्यूसेस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की जो सुई जिस तरह घूमती है उसके ऑपोजिट अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क। और इसी तरह अगर क्लॉकवाइज टॉर्क रोटेशन कंसीडर होती है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क यानी कि पॉजिटिव वैल्यू टॉर्क की और नेगेटिव वैल्यू कब लेंगे, अगर टॉर्क जो है वो की जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो हम उसको इसकी वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये टॉर्क के बारे में कम मिलने की डेफिनेशन आ गई पहले। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूले को पढ़ा, टाउ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय दी। उसके बाद नेचर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इसका न्यूटन मीटर। उसके बाद नोट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज और टॉपिक इज राइट डाउन द टाइप्स और काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को मतलब एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इक्विलिब्रियम कब होता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उस सूरत में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब कोई बॉडी जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कंसीडर किया जाएगा वो डायनामिक होगा। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के मुताबिक द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज़ एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। अब इसकी एग्जांपल जो हम सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कि अ बुक इज़ इन कबर्ड, इट इज़ ए सिंपल एग्जांपल। एक बुक जो अलमारी के अंदर पड़ी हुई है, अब वो मूव तो नहीं कर रही है, एक जगह पे रेस्ट में है, तो हम उसको कह सकते हैं कि बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में। तो ये थी डेफिनेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। द बॉडी इज सेड टू बी इफ इट इज़ एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो तो वो जो इक्विलिब्रियम उसमें मौजूद होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज़ इन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो हम उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद जैसे सिंपल एग्जांपल है पैराट्रूपर है, फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पैराशूट से अगर कोई पैराट्रूपर जंप कर रहा है या नीचे आ रहा है तो उसकी जो मतलब उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि वेट जो है वो उसके अपोजिट फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स बैलेंस हो गई है, ज़ीरो हो गई है, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो वो जो पैराट्रूपर जब मूव कर रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम उस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स यानी फॉर्म्स इक्विलिब्रियम की। नंबर 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, such a state in which on disturbing a body slightly the body comes back to its original position, the body is said to be in stable equilibrium। अगर कोई बॉडी जो है वो अगर हम उसको स्लाइटली हिलाते हैं, बहुत कम हिलाते हैं, तो वो कम बैक
अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो हम उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल्स, अ बुक लाई ऑन अ टेबल व्हेन स्लाइटली लिफ्टेड अप फ्रॉम वन साइड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसकी एग्जांपल के अंदर जो पहली एग्जांपल हम सिंपल ले सकते हैं, अगर हम एक बुक को एक साइड से उठाते हैं टेबल के ऊपर, उसके बाद उसको वापस छोड़ देते हैं तो वो बुक अपनी जगह पे वापस वैसी चली जाती है। तो इसका मतलब कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई है, तो हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। चेयर और टेबल लिफ्टेड फ्रॉम वन साइड, अगर हम चेयर और टेबल को एक साइड से उठाते हैं तो उसके बाद अगर हम छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, तो हम उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ नंबर 2 states of equilibrium is unstable equilibrium. Such a state in which, on disturbing a body slightly, the body does not come back to its original position, the body is said to be in unstable equilibrium. इसी तरह अगर बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं यानी कि स्लाइटली मूव करते हैं तो बॉडी, इसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, अ पेंसिल प्लेस्ड वर्टिकली व्हेन fall down its डिस्टर्ब अ लिटिल। इसी तरह अगर वर्टिकली अगर पेंसिल रखी हुई है तो अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। तो इस किस्म की जो इक्विलिब्रियम कहलाता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी तरह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अ स्टेट in which, on disturbing a body slightly, the center of gravity does not shift, the body is said to be in neutral equilibrium। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट नहीं होता, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आता है, द बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल इसकी क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रोलिंग बॉल और सिलेंडर remain on same height, therefore it takes new position on disturbance। तो यहाँ पर जिसकी सेकंड मतलब जो इसकी एग्जांपल न्यूट्रल की हम ले सकते हैं, या तो हम रोलिंग बॉल या फिर सिलेंडर ले लें या फिर टायर ले लें। तो उसके बाद अगर टायर को मूव करते हैं तो टायर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मूव नहीं होता, यानी कि वो उसी पोजीशन पे रहेगा। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट नहीं होती, यानी कि वो चेंज नहीं होती है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1 is called first condition of equilibrium and second one is called second condition of equilibrium। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इज़ अबाउट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 जो होती है इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो नंबर 2 है उसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम दोनों को बारी बारी इन दोनों कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। पहले हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन, इफ अ बॉडी is in equilibrium, then the vector sum of all the forces acting on the body must be equal to 0। वेक्टर सम का मतलब है कि उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम जो होगा वो 0। यानी कि अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो अगर हम फोर्स F एक वेक्टर लेते हैं तो इसका मतलब है कि द सम ऑफ F, यानी कि जो फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं उन सब का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा F इज इक्वल टू सिग्मा F1, सिग्मा F2, सिग्मा F3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर जितनी भी फोर्सेस होंगी उनका सम जो होगा वो इक्वल टू अगर 0 होगा तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव दैट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज 0 इफ इन 2 डायमेंशन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लीड्स द फॉलोइंग। अब यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ कि जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्स एंड वाई कंपोनेंट, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं।
तो अब इसका मतलब है कि वो जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों यानी कि तरफ से अप्लाई हो रही है। तो जब हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं हॉरिजॉन्टली, उनका जो सम होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, अगर एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है, तीसरी फोर्स F3 है एंड सो ऑन, तो उनका सब का सम जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। इसी तरह वर्टिकली जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इनके वाई एक्सिस के ऊपर, अब उनका जो सम होगा यानी कि अगर पहली फोर्स F1 वाई है, सेकेंड F2 वाई, F3 वाई, तो उन सब का सम जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द समेशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट कहलाते हैं, ऑफ ऑल फैक्टर्स फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड द समेशन ऑफ द वाई कंपोनेंट्स, ये वाई कंपोनेंट है फोर्स के, वाई एक्सिस के ऊपर जो मौजूद है वो वाई कंपोनेंट्स है, और फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी, ये इसकी स्टेटमेंट है। और जब हम सिग्मा एफ की बात करते हैं तो यहाँ पर दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। यानी कि अगर हम इस सिग्मा एफ की बात करते हैं फोर्स की, तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। तो इन दोनों का सम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो इसकी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क्स मीन टर्निंग इफेक्ट, यानी कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उनका उसका जो सम होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम सिग्मा टाउ यानी कि तमाम टॉर्क्स का सम इज इक्वल टू टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री एंड सो ऑन इक्वल टू ज़ीरो, और रिप्रेजेंट द टॉर्क कॉज बाय ऑल फोर्सेस F1, F2, F3 एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ बॉडीज़ जो हैं वो किसी मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो उनके फोर्सेस के हिसाब से टाउ वन हो गया, टाउ टू हो गया, टाउ थ्री हो गया एंड सो ऑन, उनका सम जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड कंडीशन। लुक एट द डायग्राम, इस डायग्राम को देखें। यहाँ पर एक बॉडी को ये कंसिडर किया गया है, इसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंट्रल पॉइंट है जिसको O से रिप्रेजेंट किया गया है। कंसिडर अ रिजिड यूनिफॉर्म बार supported as its middle point O. Suppose tau 1 are the torques or movement product produced by forces, तो ये फोर्सेस हैं, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। अब टाउ टू एंड टाउ फोर आर क्लॉक वाइज मूवमेंट्स, एंटी क्लॉक वाइज। The bar is equilibrium under the action of these forces. Therefore, the sum of torques or movement of all the forces will be zero. Now next, tau 1, tau 3, tau 5 are positive torques
tau 2, tau 4, tau 6 are negative टॉक्स। यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि ये क्लॉकवाइज टॉक्स हैं। उसके बाद ये तमाम टॉक्स का सम अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तमाम टॉक्स का सम जो है वो 0 के बराबर होता है। इसी तरह इन तमाम टॉक्स को 0 के बराबर ले लिया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर इसके बाद ये नेगेटिव टॉक्स को हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो माइनस टी टाउ 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव टाउ 2 प्लस हो गया। इसी तरह इन ये 1, 3 और 5 टॉक्स और 2, 4, 6 टॉक्स दोनों इक्वल होंगे। सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, तो इसी तरह ये इक्वल होंगे। दिस वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो जब ये इक्वल है तो इसका मतलब वो जो बॉडी है वो बैलेंस होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर शेप्ड बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमने लास्ट टाइम शुरू में एक्सप्लेन किया था, इसको दोबारा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। Now explanation of this question. The center of gravity of a body depends on the shape of the body. In a sphere, the center of gravity is at center. Center of gravity जो है वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्फेयर है तो स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसका सेंटर होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मे नॉट नेसेसरी बी विद इन द बॉडी। अब ये लाजमी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का अंदर ही होगा, उस बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। इट इज़ एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। सिमिलरली इन अ हॉलो स्फीयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉट विद इन द मटेरियल बट इज़ एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब यहाँ पर अगर हॉलो स्फीयर है तो इसका मतलब है वो अंदर तो बॉडी हॉलो है, तो उसका सेंटर तो उस बॉडी पे नहीं होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा वो वहाँ पे मौजूद होगा, उसका सेंटर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप्ड एंड होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ सिमेट्री। अब उसके बाद जो रेगुलर शेप्ड जो बॉडीज़ होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम सिमेट्री से मालूम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बॉडीज़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सेंटर ऑफ द रॉड। सर्कुलर प्लेट है तो सेंटर ऑफ प्लेट होता है। प्लेट, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैराग्राम्स अगर ये हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अगर ट्राइंगुलर प्लेट्स हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक और क्यूब हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। सिलेंडर अगर है तो मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्स बॉडी। Plumb line is a small conical piece attached to a string. When the plumb line is displaced, it always comes to rest in vertical position. Two vertical forces act on it. ये आपके सामने जो दिया है ये प्लम्ब लाइन है। अब यहाँ पर इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, एक वेट जो डाउनवर्ड होगा और एक टेंशन जो इसके अपोजिट होगी। दिस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है, वेट डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और टेंशन अपवर्ड। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लम्ब लाइन इज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहाँ पर ये सस्पेंड हो रहा है इसके नीचे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दिस फैक्ट प्रोवाइड अ सिंपल मेथड फॉर फाइंडिंग the center of gravity of irregular shaped bodies. Students, now we are solving the numericals of chapter number 6 physics. Question number 1 of this chapter is a force of 25 Newton acts on a body. If movement arm is 2 meter, find the value of torque. According to question,
force is given, force दी हुई है, F is equal to 25 Newton, movement arm is given 2 meter. Torque, we have to find the value of torque. According to the formula of torque, tau is equal to F multiplied by D. In solution, हमने फॉर्मूला टॉर्क का लिखा, टॉर्क का, उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट किया. टॉर्क हमें मालूम करना है, फोर्स इज़ गिवन, फोर्स दी हुई है 25 न्यूटन, डी इज़ गिवन 2 मीटर, 25 multiplied by 2 is equal to 50. The unit of torque is Newton meter, therefore the answer is 50 Newton meter. Next question is, a force is applied perpendicularly on a door 4 meter wide, which requires a torque of 120 Newton meter to open it. What will be the maximum force required? इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं फोर्स परपेंडिकुलर डोर पे अप्लाई हो रही है और डोर की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है और टॉर्क जो है उसको ओपन करने के लिए हमें 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड, हमें फोर्स मालूम करनी है. तो हमने डेटा के मुताबिक मूवमेंट आर्म दिया हुआ है, तो मूवमेंट आर्म को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी की वैल्यू पुट कर दी 4 मीटर, टॉर्क हमें गिवन है 120 न्यूटन मीटर, फोर्स हमें मालूम करनी है. अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ किया, टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी. इसमें चूँकि हमें फोर्स मालूम करनी है, 4 मीटर इज मल्टीप्लाई विद द फोर्स, फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है फोर्स से, जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो F इज इक्वल टू 120 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 4 मीटर. 120 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 30. द रिक्वायर्ड फोर्स इज 30 न्यूटन. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ rod 5 meter long as shown in figure? How can this couple be balanced? तो ये आपके पास एक रॉड गिवन है जिसकी चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है. इसके ऊपर दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, एक ए पे और एक बी पे. तो हमने सबसे पहले इसका डेटा लिखा, मूवमेंट ऑफ द कपल फाइंड करनी है हमें. अब यहाँ पर जो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स है एफ, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है फोर्स का इस सेंटर से वो है ओ ए. तो हमारे पास लेंथ ऑफ द रॉड ए बी 5 मीटर गिवन है, लेंथ ऑफ द फोर्स एट वन एंड इज ओ ए. यहाँ पर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो उसका डिस्टेंस आर्म जो है वो ओ ए है. इसी तरह लेंथ ऑफ द फोर्स एट अदर एंड, जो लेंथ है इसकी वो ओ बी हो गई. उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा, ये दोनों एंड्स के ऊपर एफ ओ ए मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस एफ ओ बी. मूवमेंट ऑफ द कपल एफ ओ ए प्लस ओ बी. बाय पुटिंग द वैल्यूज, फोर्स की वैल्यू पुट की 10, O is equal to 2.5, OB is equal to 2.5. 2.5 plus 2.5 is equal to 5 multiplied by 10, that is equal to 50 Newton meter, which is the required couple of the given rod.